आज हम पढ़ेंगे एथिक्स और एथिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले एथिक्स क्या होती है? एथिक्स होती है कि किसी भी चीज़ के राइट और रॉन्ग के बारे में बताए। एथिक्स इज़ समथिंग विच टेल्स अस अबाउट द राइटफुलनेस और रॉन्गफुलनेस ऑफ एन एक्शन। ठीक है। और जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है स्टैटिक वर्सेस डायनामिक। स्टैटिक वर्सेस डायनामिक क्या होता है? स्टैटिक क्या होता है? स्टैटिक वो होता है जो कि लॉन्ग टर्म, काफ़ी लंबे समय से किसी की कोई भी परसेप्शन है, कोई भी धारणा है, कोई भी बिलीफ सिस्टम को, किसी भी वैल्यू को फॉलो करता है, उसको बोलते हैं स्टैटिक, जो लॉन्ग टर्म से है। जैसे बचपन से किसी ने ठान लिया है कि वो दारू नहीं पिएगा, और अगर वो उसको कर देता है तो वो उसे सेंस ऑफ गिल्ट देती है। तो वो चीज़ क्या होती है? स्टैटिक की जो लॉन्ग टर्म से है वो परमानेंट होती है। दे आर रिलेटिवली परमानेंट, दे आर सोर्स ऑफ आर आइडेंटिटी, दे आर रिजल्ट ऑफ मैसिव इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एनर्जी एंड कॉस्ट। एनी डाइवर्जन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वैल्यू क्रिएट्स अ सेंस ऑफ गिल्ट। ठीक है। और जो सडन चेंजेस की वजह से होती है वो होती है डायनामिक। जैसे कि सडन चेंजेस, कुछ लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, उसकी वजह से जो सडन चेंजेस होते हैं उनको डायनामिक बोलते हैं। जैसे कि सम्राट अशोक की स्टोरी सुन लो। सम्राट अशोक का क्या हो गया था? कलिंग के वॉर के बाद उसका दिमाग में चेंज हो गए थे। मतलब उसने क्या सोच लिया था कि अब वो वायलेंस नहीं करेगा। उसने इतने लोगों को पीड़ा में देखा तो उसने किसको, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और सिमिलर इज़ द केस विद द बुद्धा। जब सडनली चेंज हुआ उसकी लाइफ में, कुछ सर्टेन एक्सपीरियंसेस की वजह से, उसने एक मरे हुए आदमी को देखा, उसने लोगों को एक भिक्षु को देखा, उसने एक भिखारी को देखा, बीमार व्यक्ति, जो भी चीज़ें उसने देखी, तो उसकी लाइफ के जो सडन एक्सपीरियंसेस थे उनकी वजह से जो चेंज हुआ वो होता है डायनेमिक कॉन्सेप्ट। ठीक है। सबसे पहले एथिक्स पता चल गया, जो हमें बताता है कि कोई एक्शन राइट है या रॉन्ग है, वो एथिक्स होता है। और जो एथिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट है जो हमने अभी डिस्कस किए, स्टैटिक वर्सेस डायनामिक। स्टैटिक जो कि परमानेंट होते हैं, और लॉन्ग टाइम से जो हमारे वैल्यू सिस्टम चली आ रही है उसको बोलते हैं हम स्टैटिक। जैसे कि किसी की फैमिली जॉइंट फैमिली है और उसमें ये रिवाज है कि सब अपने इंटरकास्ट मैरिज नहीं कर सकते, हम सेम कास्ट में ही मैरिज कर सकते हैं। उनकी फैमिली में चीज़ बनी है, तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर दैट पर्सन टू ब्रेक दैट रियलिटी ऑफ हिज फैमिली। तो वो इंटरकास्ट मैरिज करने से पहले 100 बार सोचेगा। ठीक है। तो वो अपना प्यार भी ढूंढेगा तो अपनी सेम कास्ट में ढूंढेगा, क्योंकि उनका ये स्टैटिक वैल्यू सिस्टम ही ऐसा है कि उसे पता है कुछ हो जाए वो इंटरकास्ट मैरिज नहीं कर पाएगा। ठीक है। क्योंकि उसकी फैमिली में ऐसा अलाउड नहीं है। और अगर वो ऐसा करता भी है तो कहीं ना कहीं वो अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करता है और ये उसे सेंस ऑफ गिल्ट देता है। तो इसका मतलब कि स्टैटिक वैल्यू जो परमानेंट होती हैं, और जो डायनेमिक वैल्यू वो वैल्यूज़ होती हैं जो सडन एक्सपीरियंसेस की वजह से चेंज हो सकती हैं। ठीक है। जैसे कि अंगुलीमाल की स्टोरी थी, जैसे कि सम्राट अशोक का मैंने एग्जांपल दिया। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? कल्चर स्पेसिफिक वर्सेस यूनिवर्सल। कल्चर स्पेसिफिक मतलब कि जो एक पर्टिकुलर कल्चर से रिलेटेड रहता है, जैसे कि कोऑपरेशन, कि किसी का नेचर ऐसा होता है कि वो कोई बंदा बहुत ही कोऑपरेटिव है। हम ये तो नहीं कह सकते कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेटिव है, सारी दुनिया कोऑपरेटिव है, मेरे सारे फ्रेंड्स कोऑपरेटिव है, नहीं। किसी इंसान के अंदर वो वैल्यूज़ होती हैं कोऑपरेशन वाली, उसने अपने घर पे वो चीज़ें देखी होती हैं। अब बहुत सारे लोग हैं, कुछ क्या सभी लोग अपनी फैमिली को ओबे करते हैं? सभी नहीं करते, कुछ लोग तो निकम्मे भी होते हैं। तो जो ये होती है कल्चरल स्पेसिफिक थिंग, जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करती है। जैसे फैमिलियल ओबीडेंस, कुछ लोग तो इतने होते हैं कि अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी के बिना कुछ भी नहीं करते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको अपनी मर्ज़ी चलानी होती है। तो इसलिए ये चीज़ क्या है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंट होती है और वेरी करती है। तो ये चीज़ क्या होती है, इसको बोलते हैं कल्चरल स्पेसिफिक। और जो यूनिवर्सल क्या होता है? यूनिवर्सल होता है जैसे लव, कंपैशन। चाहे कोई फैमिली की मानता है या नहीं मानता, चाहे कोई फैमिली की मानता है, प्यार तो एट द एंड ऑफ द किसी ना किसी फॉर्म में सबको चाहिए, कंपैशन सबको चाहिए। तो वो क्या होता है? डायनेमिक कॉन्सेप्ट। ठीक है। कल्चर स्पेसिफिक और डायनेमिक समझ आया। अब नेक्स्ट है एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट और रिलेटिव में क्या है? एब्सोल्यूट वो होता है कि या तो कोई एक्शन समथिंग इज़ राइट और रॉन्ग फॉर ऑल टाइम टू कम, कि कोई चीज़ सच है तो वो सच है, और झूठ है तो वो झूठ है। एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट हमें ये सिखाता है कि देयर इज़ नॉट एनी रॉन्ग वे ऑफ डूइंग द राइट थिंग। जैसे कि एब्सोल्यूट में क्या है? देयर इज़ नॉट एनी रॉन्ग वे ऑफ डूइंग द राइट थिंग मीन्स कि हमें अ लाई इज़ अ लाई इवन इफ़ एवरीबडी स्पीक्स इट, एंड अ ट्रूथ इज़ अ ट्रूथ इवन इफ नोबडी स्पीक्स इट।
जैसे इसको मैं एक स्टोरी के थ्रू आपको समझाऊंगी। एब्सोल्यूट अभी समझ आए कि वो रिजिड कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा रिजिड कॉन्सेप्ट है। वो मानते हैं कि कोई चीज़ सही है तो वो सही है और गलत है तो वो गलत है, देयर इज़ नो एनी थर्ड वे आउट, ठीक है। और जो ये एब्सोल्यूट तो ये हो गया। रिलेटिव क्या कहता है कि राइटफुलनेस और रॉन्गफुलनेस ऑफ एन एक्शन डिपेंड्स अपॉन द इंटेंशन। ये कहते हैं कि राइटफुलनेस और रॉन्गफुलनेस भी रिजिड कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो चीज़ राइट है वो राइट है और रॉन्ग है वो रॉन्ग है, नहीं, ये इंटेंशन पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि अब ये तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। एक स्टोरी सुनना ध्यान से, मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ। स्टोरी ऑफ अ डेकोइट, स्टोरी ऑफ अ सेज एंड डेकोइट। इसमें क्या होता है कि एक बंदा होता है, उसके पीछे कुछ डेकोइट्स लग जाते हैं जो उसको मारना चाहते हैं। तो वो आगे एक सेज के आश्रम में छुप जाता है। वो सेज एक ऐसा इंसान था जिसने अपनी लाइफ में कभी झूठ नहीं बोला था। वो उसकी वैल्यूज़ थी कि उसे झूठ नहीं बोलना है, वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ थी, काफ़ी रिजिड वैल्यूज़ थी। तो वो क्या करता है कि जब 2-4 दिन तक वो उसके आश्रम में रहता है, जब उसको ढूंढने डेकोइट्स पहुंच जाते हैं सेज के आश्रम तक, वो पूछते हैं कि आपने इस इंसान को देखा है? तो बोल देते हैं कि मेरे आश्रम में छिपा हुआ है, एंड दे जस्ट किल दैट पर्सन। तो उसको वो मार देते हैं। तो क्या ये अच्छी बात है कि एब्सोल्यूट होना सही है? नहीं। तो इसलिए रिलेटिवनेस क्या कहती है हमें? रिलेटिव हमें कॉन्सेप्ट ये बताता है कि इंटेंशन पे डिपेंड करना चाहिए राइटफुलनेस और रॉन्गफुलनेस, जबकि एब्सोल्यूट इज़ अ रिजिड कॉन्सेप्ट। समझ आया एब्सोल्यूट और उसका डेकोइट का सच बोलना एक एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और नेक्स्ट है सब्जेक्टिव वर्सेस ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव वर्सेस ऑब्जेक्टिव में क्या है कि ऑब्जेक्टिव तो क्या होता है कि सम वैल्यूज़ आर ऑब्जेक्टिव, दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स बिहेवियर, मतलब इंडिविजुअल पे डिपेंड नहीं करती, वो ऑब्जेक्टिव होती हैं। कि जैसे कि ब्यूटी है, ब्यूटी किसी भी, जैसे मतलब कोई इंसान को देख के ये हम कहेंगे कि ये गोरा है, ये सुंदर है, ये ब्यूटीफुल है, तो वो क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वालिटी है, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल है। और सब्जेक्टिव क्वालिटी क्या होती है कि परसेप्शन पे डिपेंड करता है इंडिविजुअल की। इसके एग्जांपल क्या हो गया? ब्यूटीज लाई इन द आइज ऑफ बिहोल्डर। किसी को कोई इंसान दिखने में सुंदर नहीं है, फिर भी वो ब्यूटीफुल लग सकता है बिकॉज ऑफ हिज दैट पर्सनस वैल्यू सिस्टम। तो सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि परसेप्शन पे डिपेंड करता है किसी भी चीज़ का, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है उसकी परसेप्शन पे। जबकि ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इंडिपेंडेंट ऑफ द पर्सनस परसेप्शन, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं, इनको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना। और एक मैं आपको बताती हूँ इंटेग्रिटी और एप्टीट्यूड और इंटेग्रिटी के बारे में बताती हूँ। यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन भी पूछा है। एप्टीट्यूड क्या होता है कि किसी भी पर्सन की एबिलिटी टू लर्न द प्रोफिशिएंसी इन एनीथिंग इज़ द एप्टीट्यूड। कि किसी भी स्किल्स को सीखने की उसकी एबिलिटी, ठीक है, वो क्या होता है? उसका एप्टीट्यूड होता है। क्या एक पर्सन जिसका कोई एप्टीट्यूड नहीं है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही है? नहीं। मान लो कोई एक बंदा है, उसे कितना भी स्किल सिखा लो वो सीखता ही नहीं है, उसके अंदर वो एप्टीट्यूड ही नहीं है, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाइबिलिटी होगा, वो बर्डन होगा उस ऑर्गेनाइजेशन पे। और क्या इंटेग्रिटी हो और एप्टीट्यूड ना हो तब चल जाएगा काम? मान लो कोई बंदा है, वो ऑनेस्ट, दैट पर्सन इज़ ऑनेस्ट इनफ, जैसे कि वो मैं अभी एग्जांपल दिया मैंने, पर लेकिन उसका स्किल सीखने के लिए टैलेंट भी नहीं है, वो एप्टीट्यूड ही नहीं है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन पे बर्डन होगा चाहे वो कितना ही अच्छा इंसान है। ऑन द अदर हैंड, इफ़ अ पर्सन हैज़ एन एप्टीट्यूड बट ही लैक्स इंटीग्रिटी, विल ही बी गुड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन? नो। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि एप्टीट्यूड तो बहुत लोगों में होता है बट इंटीग्रिटी होना भी ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के अंदर एप्टीट्यूड था, उसके साथ साथ उनके अंदर इंटेग्रिटी भी थी। इंटेग्रिटी क्या होती है? इंटेग्रिटी होती है कि राइटफुलनेस की कोई पाथ इरेस्पेक्टिव ऑफ द कंसिक्वेंसेस को नहीं मैटर करेंगे, बट वो बंदा ऑनेस्ट है। इंटेग्रिटी को ऑनेस्टी से समझ लो, किसी बंदे की ऑनेस्टी उसकी इंटेग्रिटी होती है, ठीक है। अब जैसे अब्दुल कलाम ने न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह, जो भी अब्दुल कलाम ने जो भी इन्वेंशंस किए वो इंडिया के काम आए, क्योंकि वो बंदा एप्टीट्यूड के साथ साथ उसके अंदर इंटेग्रिटी भी थी। बट जो AQ खान ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, दूसरे देश को बेच दी, टेक्निक्स एंड ऑल, उनको सीक्रेट्स लीक कर दी, इन्फो लीक कर दी, तो AQ खान के अंदर भी एप्टीट्यूड था, दैट्स वाई ही कुड मेक दैट न्यूक्लियर वेपन्स। बट वट ही लैक्स इंटेग्रिटी, उसके अंदर वो ऑनेस्टी नहीं थी। तो एप्टीट्यूड हो और इंटेग्रिटी ना हो, ये भी बहुत बड़ा नुकसान है। तो किसी भी
ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सक्सेस के लिए बोथ ऑफ द थिंग्स आर रिक्वायर्ड, एप्टीट्यूड एंड इंटेग्रिटी बोथ. सो कुछ एग्जाम्पल कोट कर करके अपना मेंस में आंसर लिख देना. तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट आई टोल्ड यू. थैंक यू.